मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 9, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें बाकी तो हमारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का टॉपिक दे रखा है विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना और बहुत ईजी भी है। बट मैं चाहती थी कि इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाए सो दैट आपको ये याद रहे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के इसमें चांसेस होते हैं। ओके, अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? कैपिटल का स्ट्रक्चर हमने बिजनेस में पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या है अलग अलग पोजीशंस पे, वैसे ही हमारी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर कि कैपिटल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन। अब हमें ये पता है कि हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स जो होते हैं, 11th में आपको याद हो हमने पढ़ा था, देयर आर मेनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स। वन इज योर ऑनर्स फंड, वन ऑनर्स फंड्स, और एक होता है हमारा बोरोड फंड्स। ठीक है, अब जो ऑनर्स फंड होते हैं, याद है इसमें क्या क्या होता था? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिटेन अर्निंग्स, एडीआर, आईडीआर, जीडीआर, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ऑनर्स फंड होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इक्विटी। मेनली जो हम बात कर रहे हैं हम बोलते हैं इक्विटी। और बोरोड फंड जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? डिबेंचर्स होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हमने पढ़ा था। तो बोरोड फंड को हम नाम देते हैं डेट। अब मैं बार बार आपको ये नहीं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीज ऑनर्स फंड और क्या चीज बोरोड फंड है। याद रखना, ऑनर्स फंड मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनर्स फंड, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेट आई एम टॉकिंग अबाउट बोरोड फंड। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें, दैट मीन्स कि हमारे कैपिटल में, टोटल कैपिटल में क्या प्रोपोर्शन है डेट का और क्या प्रोपोर्शन है इक्विटी का। मतलब कितना कितना प्रोपोर्शन है आपका डेट का और कितना है आपका इक्विटी का, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लो मेरी टोटल कैपिटल है 5 लाख, तो मेरी फर्म का कैपिटल, अब कोई मुझे कहे जी ये हमारे फर्म की टोटल कैपिटल है, अब जी मेरे को क्या पता कि इसमें डेट कितना और इक्विटी कितनी है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। अब ये टोटल कैपिटल तो आप बता रहे हो, इसमें से आपका खुद का पैसा कितना है और उधार लिया हुआ कितना है, मतलब आपकी इक्विटी कितनी है और आपकी डेट कितनी है, कैसे पता चलेगा? दैट इज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें जानना होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ इस 5 लाख रुपए में डेट कितना और इक्विटी कितना है। ठीक है, इसी के साथ एक हमने ये पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर की प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन योर टोटल कैपिटल रेफर्स टू योर कैपिटल स्ट्रक्चर। एक साथ में हम वर्ड और यूज करेंगे विच इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? लीवर क्या होता है? कहते हैं ना किसी फिजिक्स में जो हम लॉजिक यूज करते हैं, किसी चीज को फोर्स अप्लाई करके मूवमेंट में वो आती है जल्दी जल्दी, जैसे मशीन में लीवर होता है, मोटर्स में लीवर होता है, उसको मूवमेंट में लेकर आ रहा है। कितना ज्यादा आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, कितना आप उसमें फोर्स लगाकर वो कितनी जल्दी ज्यादा मूव हो रही है, वो होता है लीवरेज। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। तो जब हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई डेट बाय डेट प्लस इक्विटी, या फिर कई बार ये डेट बाय इक्विटी भी बोल देते हैं, लेकिन वो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हम वही सेम चीज बोलते हैं। योर कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स डेट बाय इक्विटी, मतलब आपके डेट के कंपैरिजन में आपका इक्विटी कितना है, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और कितने कितने हैं। कॉम्पोनेंट तो 2 ही होंगे, या तो वो ऑनर्स फंड होगा या वो बोरोड फंड होगा, या तो वो डेट होगा या तो वो इक्विटी होगा। ठीक है, वो तो 2 ही होंगे, लेकिन कितने कितने हैं? उस 5 लाख में क्या आपने 2.5 लाख का ऑनर्स फंड लगा रखा है और 2.5 लाख का बोरोड फंड, या फिर आपने 1 लाख आपका डेट है और 4 लाख आपकी इक्विटी है, या 4 लाख आपकी इक्विटी और 1 लाख आपका डेट है, कैसे पता चलेगा? वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, और यही कैलकुलेशन इज नोन एज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम एक जो कॉन्सेप्ट आपके नए आएंगे वो साथ में आपके ये 2 वर्ड्स और यूज होंगे, जिसको हम बोल देते हैं EBIT एंड योर EPS। एक नई चीज और आई नो बहुत सारी चीजें इसमें नई नई ऐडअप हो रही हैं, बट दैट्स ओके, बहुत आराम से पढ़ना, तभी मैं ये टॉपिक लास्ट में करा रही हूँ कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आए विल डू इट अगेन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ओके,
अब मैंने आपको बोला दो वर्ड्स और आई, EBIT एंड EPS। EBIT क्या होता है हमारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब अगर मैंने कोई डेट ले रखा है, मैंने जो मेरी फर्म का नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये कह लो कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है दैट इज ए EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें कोई इंटरेस्ट कैलकुलेटेड नहीं है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर जो आपका प्रॉफिट निकल कर आया, जो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि हमारी फर्म का 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, अब वो इनिशियल वाला प्रॉफिट है, उसमें से अभी आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। वो अब आप बात कर रहे हो कि आपका अगर आपकी डेट है, आपने कहीं से डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं या आपने लोन ले रखा है, अब भैया वो तो इंटरेस्ट आपका है, वो तो आपको देना ही देना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट से पहले का प्रॉफिट, टैक्स पेमेंट से भी पहले का प्रॉफिट, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसका मैं वर्ड यूज करूंगी EBIT, ठीक है। बता रही हूँ मैं बार बार यही वर्ड यूज करूंगी। ऑनर्स फंड के लिए आई यूज इक्विटी, बोरोड फंड्स के लिए आई यूज डेट, ठीक है। और उसके साथ आपका दे रखा है EBIT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और एक मैं वर्ड यूज करूंगी EPS, विच इज अर्निंग पर शेयर, मतलब आपका जो टोटल प्रॉफिट है या जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है टैक्स वैक्स पे करने के बाद पर शेयर आप कितना कमा रहे हैं। आई नो कि बहुत एब्जर्ड सा लग रहा होगा इस टाइम पे कि मैम क्या बोलती जा रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, इसी का मैं एग्जाम्पल आपको ले रही हूँ। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है, जस्ट लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार बेटा साथ में बुक खोल कर रखना अपनी, सो दैट आपके लिए ये समझना बहुत इजी हो जाए। बस ये याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया, इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होती है। ओके, वैसे तो याद क्या रखना है, आप ऑलरेडी 11th में भी बहुत बार पढ़ चुके हो, तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, कंपनी एक्स लिमिटेड है जिसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की दे रखी है 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज टोटल फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड है। इज इट विजिबल? ओके, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 30 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद वो बोल रहे हैं टैक्स रेट इज 30%। एक चीज और दे रखी है, टैक्स रेट विच इज 30%। एक चीज ये दे रखी है, ये दे रखी है। साथ में इन्होंने दे रखा है आपका EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज रुपीज 4 लाख। 4 EBIT विच इज 4 लाख। ओके, अब इन्होंने 3 सिचुएशंस दे रखी है। हम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना कैसे डिसाइड करते हैं, सिंपल हमें ये देखना है। मान लो ये मेरी कंपनी की कंडीशन है कि मेरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख है, जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है वो 30% करती है, और जो मेरा प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपीज है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रुपीज 4 लाख। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि भैया मुझे डेट कितना रखना है और इक्विटी कितनी रखनी है। तो इस सिचुएशन में मेरे को ये डिसाइड करना है मेरे लिए फायदेमंद क्या होगा, कि अगर मैं अपना डेट कम रखूं या इक्विटी ज्यादा रखूं, या फिर इक्विटी कम रखूं और डेट ज्यादा रखूं, या दोनों को बराबर, या मैं दोनों को बराबर रखूं कि हाफ मेरी इक्विटी और हाफ मेरा डेट है। ठीक है, तो यही आपने डिसाइड करना है इस आपने EBIT और EPS एनालिसिस में। EBIT और EPS एनालिसिस हम करेंगे जिसमें 3 सिचुएशन दे रखी है इन्होंने, कि जब आपका डेट इतना हो, इक्विटी इतना हो, तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी प्रॉफिट पे और आपकी अर्निंग पर शेयर पे। यही 3 सिचुएशंस को ही हमने कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलर्स, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। Situation 1,
सिचुएशन 2 एंड योर सिचुएशन 3। अब देखो पहली सिचुएशन में ये क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो डेट, मतलब योर बिजनेस इज अनलीवर्ड बिजनेस, जिसमें कोई डेट है ही नहीं, आपने बोरो कुछ भी नहीं किया हुआ है, मतलब जो टोटल आपकी कैपिटल 30 लाख है वो सारे के सारे आपके शेयर्स ही हैं, सारा का सारा इक्विटी है, डेट कुछ है ही नहीं। तो हमारी अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इन्होंने, ईबीआईटी। ईबीआईटी कितनी है हमारी 4 लाख रुपीज, चाहे वो सिचुएशन 1 हो, सिचुएशन 2 हो, सिचुएशन 3 हो, मेरी ईबीआईटी कितनी है, मैं ये रुपीज में ही बात कर रही हूँ, तो मैं आगे कहीं पे नहीं लिखूंगी, यही लिख देती हूँ 4 लाख मेरा ईबीआईटी है, चाहे वो सिचुएशन 1 है, चाहे वो सिचुएशन 2 है, चाहे वो सिचुएशन 3 है, ये मेरा ईबीआईटी है। अब पहली सिचुएशन में वो बोल रहे हैं आपका कोई डेट नहीं है, दूसरी सिचुएशन में वो बोल रहे हैं देयर इज अ डेट ऑफ 10 लाख, 10 लाख का आपका डेट है, टोटल कैपिटल जो आपकी 30 लाख है उसमें 10 लाख का मेरा डेट है, दैट मीन्स बाकी बचा हुआ 20 लाख मेरा क्या है, इक्विटी है, 2:1 की रेशियो है, 2 मेरा इक्विटी है और 1 मेरा डेट है। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि 2 मेरा इक्विटी है और 1 मेरा डेट है दूसरी सिचुएशन में, और तीसरी सिचुएशन में वो बोल रहे हैं देयर इज अ डेट ऑफ 20 लाख, 20 लाख का आपका डेट है, 20 लाख का अगर आपका डेट है दैट मीन्स कि मेरी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख, उसमें 20 लाख मेरा डेट है और मतलब 10 लाख मेरी क्या हो गई, इक्विटी हो गई। एनी और टोटल कैपिटल जो है वो मेरी कितनी है, 30 लाख की है। तो ये 3 सिचुएशंस है, पहली सिचुएशन जहां पे डेट है ही नहीं, टोटल कैपिटल आपकी 30 लाख रुपीज है, इक्विटी ही है। दूसरी सिचुएशन जहां पे आपका 10 लाख का डेट है, तीसरी सिचुएशन जहां पे आपका 20 लाख का डेट है। तो क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं डेट इक्विटी की प्रोपोर्शन में डेट 0 हो और इक्विटी सारा हो। दूसरी सिचुएशन जहां टोटल 30 लाख है उसमें 2:1 का प्रोपोर्शन है। तीसरी सिचुएशन जहां पे आपका 1:2 का प्रोपोर्शन है। ये तीनों सिचुएशन में कि डेट ना होना ज्यादा बेनिफिशियल है, डेट थोड़ा होना ज्यादा बेनिफिशियल है, या डेट को और बढ़ाना ज्यादा बेनिफिशियल है, ये हमने डिसाइड करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये 3 सिचुएशंस में हम डिसाइड करेंगे। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, पहली सिचुएशन जहां पे कोई डेट है ही नहीं, आपने जो डेट ले रखा है 10 लाख 20 लाख, इन्होंने देखो साथ में दे रखा है 10% पर एनम इंटरेस्ट। डेट है तो साथ में इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, आपने कहीं से बोरो किया हुआ है तो भैया उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अब ये देखो जहां सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 में मेरी जो इक्विटी है वो कितनी है, मैं ये लिख सकती हूँ डेट इज टू इक्विटी। तो डेट तो मेरा 0 है, इक्विटी मेरी 3 है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं डेट इज टू इक्विटी तो डेट मेरा 1 है और इक्विटी मेरी 2 है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं डेट इज टू, आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, डेट मेरा 2 है और इक्विटी मेरी 1 है। तो पहली सिचुएशन जहां पे डेट है ही नहीं, तो जहां पे आपका डेट है ही नहीं तो सबसे पहले हमारा क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है, सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट होगा। जहां पे डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो मतलब क्या हुआ, आपका जो इंटरेस्ट है, नो डेट है तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट नील होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन में जहां पे मेरा डेट जो है वो 10 लाख है और 20 लाख की मेरी इक्विटी है, 10 लाख का मेरा डेट है जिसपे 10% पर एनम मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख रुपीज, 1 लाख का तो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। और दूसरी सिचुएशन में जहां पे मेरा डेट 20 लाख है, 20 लाख का मेरा डेट है तो 20 लाख पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो मतलब 2 लाख का आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो अब आपकी जो नेट इनकम बची, या फिर मैं ये कह लूं ईबीटी, अभी तक मैंने क्या बोला था, ईबीआईटी, अब मैं बोल रही हूँ ईबीटी। क्यों आई क्यों हटा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी माइनस कर चुकी हूँ, इंटरेस्ट हट गया, मेरी बची अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स इक्विटी, जहां पे सारी ही मेरी इक्विटी है तो प्रॉफिट अभी एज इट इज रखा हुआ है क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना था। दूसरे केस में जहां पर मेरा डेट 10 लाख था और इक्विटी मेरी 20 लाख थी, वहां पर अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा है, 3 लाख रुपए। और तीसरी सिचुएशन में जहां पे मेरा डेट 20 लाख था और इक्विटी 10 लाख थी, मेरा जो प्रॉफिट बचा हुआ है अर्निंग बिफोर टैक्स विच इज 2 लाख रुपीज।
अब इन्होंने साथ में दे रखा था टैक्स रेट इज 30%। ओके जी, टैक्स रेट 30% है, कैलकुलेट करते हैं। टैक्स रेट एट 30%, 30% है तो भैया 4 लाख का 30% टैक्स तो एनी हाउ देना है 1,20,000 विच इज 2,80,000। तीसरे सिचुएशन में यहां पर भी 30% ही लगेगा, 30% मतलब 90,000 रुपीज। यहाँ तो आपका टैक्स कम हो गया। अब आपको कितना बचा आपके पास प्रॉफिट? 2,10,000 रुपए। और तीसरे सिचुएशन में यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो ये आपका होगा 60,000 रुपीज। कैसे आया? 2 लाख का 30% आपका जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से अब जो मेरा प्रॉफिट बचा इट इज 1,40,000 रुपीज। ओके, अब मेरे पास ये क्या बचा? EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। पहले मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर मैंने टैक्स माइनस किया, अब मेरा बचा है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स अब मैं निकालूंगी यहाँ पर मैं EPS। टैक्स पे कर दिया, अगर आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज बनता था आपने वो भी पे कर दिया, फिर आपने टैक्स भी पे कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो किसके लिए बचता है? इक्विटी वालों के लिए बचता है। अब इक्विटी वालों के लिए देखते हैं कि कितना कितना इनको मिलेगा। कितना कितना मिलेगा उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो इन्होंने बोल रखा है 30 लाख की कैपिटल, अगर मैं ये मानू मेरा 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपए के एक शेयर के हिसाब से शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग, जिसमें देखा होगा टोटल कैपिटल अगर मेरी 30 लाख है, 10 रुपीज का एक शेयर है, डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, ये रुपीज में है, रुपीज 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख रुपीज। 11th में भी हमने ये चीज डिस्कस की हुई है। यहाँ पे क्योंकि हमारा डेट नहीं था, सारी की सारी इक्विटी थी, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 3 लाख। यहाँ पे मेरे 20 लाख इक्विटी थी, 20 लाख इक्विटी थी तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल कर आ जाएंगे? 2 लाख। कहां से आया? रुपीज 20 लाख डिवाइडेड बाय 10। और यहाँ पे मेरा क्या निकल कर आएगा? रुपीज 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 विच इज 1 लाख शेयर्स। ये मेरे क्या निकल कर आए? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आए। अब मुझे निकालनी है EPS। EPS विच इज अर्निंग पर शेयर। अब देखो मेरा प्रॉफिट ये बच रहा था, इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद ये प्रॉफिट बच रहा था। ये जो मेरे प्रॉफिट बच रहा है यहाँ, ये तीनों सिचुएशंस में, यहाँ पे मैं निकालूंगी अर्निंग पर शेयर कि पर शेयर पे आपके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है। ये प्रॉफिट बच रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट तो था ही नहीं, आफ्टर टैक्स मेरा प्रॉफिट ये बच रहा था। तो 2,80,000 जो मेरा प्रॉफिट बच रहा था मैं निकाल रही हूँ अर्निंग पर शेयर कि मेरा एक शेयर कितना उसके हिस्से में आएगा, टैक्स वैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है जो शेयर होल्डर के हिस्से में जाना चाहिए पर शेयर के हिसाब से। तो 2,80,000 मेरा टोटल प्रॉफिट बच रहा है। टोटल शेयर्स मेरे 3 लाख हैं तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0.93 रुपीज। ये मेरी अर्निंग पर शेयर आई। अब दूसरे केस में जहां पे मेरा इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो मेरा बचा, मेरा जो प्रॉफिट बच रहा है वो 2,10,000 बच रहा है और नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे 2 लाख। ठीक है, तो मेरा जो पर शेयर निकल कर आएगा दैट इज रुपीज 1.05। ठीक है, तीसरे केस में मेरा जो प्रॉफिट बच रहा है वो 1,40,000 बच रहा है डिवाइडेड बाय क्या है आपका नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 1 लाख। तो हमारा जो पर शेयर निकल कर आएगा रुपीज 1.40। ये मेरा निकल कर आया 1.0। मतलब आप ये देखो कि जब आपने सिचुएशन 1 जहां पे डेट था ही नहीं तो क्या हुआ, तीनों सिचुएशंस को स्टेप वाइज कंपेयर करेंगे। जहां डेट नहीं था, जहां डेट थोड़ा था, जहां डेट थोड़ा और ज्यादा था, डेट थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया। अब तीनों सिचुएशंस में क्या फर्क आया? प्रॉफिट तो तीनों में ही सेम था, बेस तो हमने वही लिया था। अब ये देखो इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ा, दो वो तो हमें देना ही देना है। टैक्स देखो, टैक्स अगर कंपेयर करो जहां पे हमारा इंटरेस्ट जो जहां पे हमारी इक्विटी ही थी, डेट था ही नहीं, सरकार को तो ज्यादा दे दिया, 4 लाख में से 1,20,000 तो आपको टैक्स ही देना पड़ा, फायदे वाली चीज तो नहीं हुई है। यहाँ पे देखो 4 लाख में से आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 90,000, फायदे वाली चीज है, टैक्स कम हो गया मेरा।
और अगर मैं अपना डेट बढ़ाऊंगी, जहां मेरा डेट 10 लाख था, मैंने डेट अपना कितना कर दिया था थर्ड सिचुएशन में 20 लाख। 20 लाख डेट करने पे मुझे टैक्स और कम देना पड़ा, 60,000 देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो मेरे डेट पे जो इंटरेस्ट देना होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स अभी कैलकुलेट नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको जो टैक्स देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, 60,000। तो मतलब अब आपको ये डिसाइड करना है। अब दूसरी सिचुएशन, तीसरी और चीज हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखा मैंने ईपीएस। अब ईपीएस देखो, मेरा अर्निंग पर शेयर, जहां पे मेरी सिर्फ इक्विटी थी, डेट था ही नहीं, तो मैंने पर शेयर, एक शेयर को कितना पैसा दिया टोटल प्रॉफिट का 0.093, मतलब एक शेयर ने 93 पैसा कमाया। ठीक है, यही अगर मैंने डेट थोड़ा रखा और इक्विटी थोड़ी ज्यादा रखी तो मेरे एक शेयर ने ₹1.05 कमाया। यही अगर मैंने डेट थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया और इक्विटी थोड़ी कम कर दी तो मेरे एक शेयर ने ₹1.40 कमाया। तो मतलब क्या है कि आपने ये देखना है, मतलब आपका क्या है, आप ये देखो कि आपका जो कॉस्ट आ रही थी, यहाँ देख लेते हैं हम, आई होप इट इज विजिबल। आपका जो कॉस्ट आ रहा था, कॉस्ट मेरी जो आ रही है, मतलब जो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 10% के हिसाब से देना पड़ रहा है। कॉस्ट थी मेरी 10% और एक हमारा निकलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कैसे निकलता है, EBIT, ROI, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे निकलता है, पहले मैं लिख देती हूँ, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ठीक है, तो अब अगर मैं EBIT देखूं तो मेरा कितना है, 4 लाख था मेरा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और टोटल कैपिटल कितनी थी 30 लाख। तो मतलब मेरा ROI निकल कर आएगा 13.33%। मतलब क्या है, मेरी कॉस्ट कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो मैं अपनी डेट को तब तक बढ़ाती रहूंगी जब तक कि मेरी अर्निंग पर शेयर अच्छी है, मतलब एक लेवल तक, जब तक आपका फेवरेबल है। मतलब क्या है कि मेरी कॉस्ट 10% है, मतलब जो मुझे देना पड़ रहा है वो 10% देना पड़ रहा है, और मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल जो निकल कर आ रहा है वो 13.33% निकल कर आ रहा है। मतलब क्या है, डेट लेना मेरे लिए फायदे वाली चीज है। मैं तब तक अपने डेट को बढ़ाती रहूंगी जब तक मेरी कॉस्ट कम है और रिटर्न जो है वो ज्यादा है। 10% की कॉस्ट है और रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, जब तक मैं प्रॉफिट इतना कमा रही हूँ कि मेरा प्रॉफिट इतना है कि मेरे टोटल कैपिटल के प्रोपोर्शन में जो परसेंटेज आ रही है वो मेरी कॉस्ट से कम, कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और कॉस्ट मेरी कम है, तब तक मैं अपने डेट को इंक्रीज कर सकती हूँ। लेकिन एक अगर आपका मान लो एक टाइम ऐसा आया जहां पर आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया और कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है आपको, वहां पर आकर आप स्टॉप हो जाओगे कि भैया अब हमें अपना डेट नहीं बढ़ाना है, यहीं पर आकर हम रुक जाएंगे या अपने डेट को विड्रॉ कर लेंगे, वापस कर लेंगे, लोगों का पैसा वापस कर देंगे जो हमने डेट की फॉर्म में ले रखा है। मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझने वाली चीज थी वो यही थी कि डेट मैं तब तक अपना बढ़ाना प्रेफर करूंगी जहां पे मैंने डेट 0 रखा, डेट 10 लाख रखा, डेट 20 लाख रखा। मैं अपनी डेट को तब तक बढ़ाना प्रेफर करूंगी जब तक कि मेरी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कम है और ज्यादा है और जो उसकी कॉस्ट है वो कम है। क्लियर है बेटा? जो इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं इसको कर लेना प्रैक्टिस, आ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना और कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू।